हेलो स्टूडेंट्स, आज वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चीज आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मेनली हम लोग ये देखेंगे कि कैसे यंग्स ने थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये किस तरह से निकालते हैं। मैक्सिमा मिनिमा कहने का मतलब कहाँ पर ब्राइट और कहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी विड्थ क्या होंगे, उनकी पोजीशन क्या होंगी, ये हम लोग पता करेंगे। और दूसरी चीज हम लोग पता करेंगे इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है। उसके अलावा किसी भी जनरल पोजीशन पर क्या इंटेंसिटी हमें मिलेगी लाइट की, ये हम लोग पता करेंगे। ये बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, उनकी पोजीशन फाइंड करना और इंटेंसिटी फाइंड करना। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि थॉमस यंग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दुनिया के सामने रखा 1801 में। उसमें क्या क्या चीजें थी वो हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का स्क्रीन है। तो इसको मैंने अभी डार्क बना रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो स्क्रीन अभी डार्क दिखाई दे रही है। और लेटस से यहाँ पर हम एक लाइट सोर्स ले आते हैं, इस तरह का ये लाइट सोर्स हमने ले आया। तो ये लाइट सोर्स जैसे ही आएगा स्क्रीन जो है ब्राइट हो जानी चाहिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मान लीजिए इसके सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए सो दैट ये लाइट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि ये लाइट जो है मैंने हालांकि ऐसे बल्ब बना दिया है, ये कोहेरेंट सोर्स है, ऐसा आपको मान के चलना है। तो जैसे ही आप ये कार्डबोर्ड यहाँ पे रखेंगे, क्या होगा, लाइट इस पे पड़ेगी नहीं। तो लाइट नहीं पड़ेगी तो वापस से क्या हो जाएगा, इस पे अंधेरा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक स्लिट काटते हैं। स्लिट काटने के क्या करेंगे, एक यहाँ पे पतली झिर्री काट देंगे और इस वाले प्लेट को, इस वाले कार्डबोर्ड के हिस्से को थोड़ा ऊपर ले लेंगे। तो जैसे ही ऊपर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट आ जाएगी, जैसा आपको दिख रहा होगा एनिमेशन में। देखिए, जब ये कटी नहीं थी तब यहाँ पे पूरा अंधेरा था, जैसे ये कटेगी थोड़ा सा यहाँ पर उजाला आपको दिखेगा। इसी तरह से एक दूसरी स्लिट यहाँ पर नीचे काटेंगे तो दूसरा और ज्यादा उजाला होना चाहिए। ऐसा हमारा नॉर्मल माइंड बोलता है कि अगर एक स्लिट से कम उजाला था, लेटर से इतना उजाला था, तो दूसरी स्लिट से ज्यादा उजाला हो जाना चाहिए, ज्यादा रोशनी यहाँ पे आनी चाहिए। उजाले का मतलब ज्यादा इंटेंसिटी लाइट वहां पे पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, यही था एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होने के बजाय यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इस तरह के पैटर्न हमें दिखे थे। पैटर्न का मतलब इक्वल इंटेंसिटी हमको वहां पर नहीं दिखाई दी, हमको दिखाई दिया कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, फिर कहीं ब्राइट, कहीं डार्क। इस तरह का सिचुएशन यंग ने ऑब्जर्व किया और इसी पे बेस्ड जो कैलकुलेशन हुई वो हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना था। तो यही जो बना यहाँ पर, ये इस तरह का पैटर्न, इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये इसके बनने का कारण होता है मेनली पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस और वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसी को, ये तो आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, इसी को अगर हम लोग 2 डायमेंशन में देखें तो इस तरह का सिचुएशन हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये स्क्रीन है, यहाँ पर ये हमने 2 स्लिट्स काट दी, S1 S2, यहाँ पर ये लाइट हो गया। और जब ये लाइट इस स्क्रीन में पड़ेगी तो यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, जो मैंने इसे साइड में करके दिखा दिया। एक्चुअल में तो हमको मालूम है कि इसको हम लोगों को इस तरफ से देखना पड़ेगा, तब ये डार्क और ब्राइट दिखाई देंगे। सो ये जो डार्क और ब्राइट ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसे अगर हम लोग समझें तो उसको 2 तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे उस लॉजिक को। सबसे पहला जो वेव फ्रंट की थ्योरी हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, उससे हम लोग थोड़ा सा क्वालिटेटिव आइडिया लेंगे कि कहाँ पे ब्राइट और कहाँ पे डार्क बन रहा है। उसके बाद एक्चुअल कैलकुलेशन में जाएंगे और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो वेव फ्रंट वाली थ्योरी से अगर देखें तो ये जो लाइट है हमारा कोहेरेंट सोर्स, ये क्या करेगा, इस तरह के वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। और ये वेव फ्रंट, चूंकि ये पॉइंट सोर्स हमने मान के रखा है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इस तरह के बनेंगे। ये वेव फ्रंट जब हमारे इस पहले वाले कार्डबोर्ड में गिरेंगे तो बाकी जगह तो स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन S1 और S2 से ये पास होंगे और यहां से ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी सोर्सेस की तरह काम करेगा। क्योंकि हाइगन ने कहा था कि जो वेव फ्रंट का हर पॉइंट है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है और वो सेम फेज में भी होता है। तो हमारे पास S1 और S2 से 2 कोहेरेंट सोर्सेस इस तरह से मिल जाएंगे, जिसे मैंने ग्रीन और रेड कलर से दिखा रखा है। ये दिखाने के लिए ग्रीन और रेड कलर है, लाइट के कलर सेम ही होगा जो यहाँ पे होगा, जो भी कलर लाइट की यहाँ पर होगी वही लाइट यहाँ पे आएगी, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको रेड और ग्रीन से दिखा रखा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन बना रखी है प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप इसे बोलना चाहें, तो ये जो लाइन हमने बना रखी है इसमें देखिए यहाँ पर सेंटर में मैक्सिमा एक बन रहा है। मैक्सिमा मतलब यहाँ ब्राइट बन रहा है, उसके ऊपर बाद ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, और इस तरह से बनता जाएगा।
सो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये जो सेंटर में मैक्सिमा बन रहा है वहां पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमा जहां पे बन रहा है वहां पर दोनों सोर्सेस से S1 और S2 से जो लाइटें यहाँ पे पड़ रही हैं इस वाली स्क्रीन पे यहाँ पर, वो दोनों लाइट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये समझने वाली बात है। तो उसको इस डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं उसको भी देखिए। देखिए मान लीजिए ये जो वेव फ्रंट बने हुए हैं लाल वाले और ये ग्रीन वाले, अगर इन इस वेव फ्रंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम ये मान सकते हैं कि लेटर से ये अगर क्रेस्ट है तो ये भी क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, और इन दोनों क्रेस्ट के बीच में ट्रफ आएगा। क्रेस्ट और ट्रफ मैं इस तरह से बना देता हूं, लेटर से जैसे ये इसको मैंने इस तरह से बनाया है, इस तरह से ये लाइटें बनी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेस्ट है, मतलब यहाँ पे हाइट आ रही होगी और यहाँ पे ट्रफ आ रहा होगा, फिर यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा होगा और फिर यहाँ पे ट्रफ आ रहा होगा, फिर और क्रेस्ट। इस तरह से आपको इमेजिन करके चलना है। तो ये है इस वाले के लिए। उसी तरह से सेम इसमें भी ग्रीन वाले के लिए भी इसी तरह से क्रेस्ट और ट्रफ हम लोग बना सकते हैं कि भाई इस तरह से हमने इसको बना रखा है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेस्ट होगा, फिर यहाँ पे ट्रफ होगा, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ और फिर क्रेस्ट, इस तरह से होगा, जिसको हमने इस तरह से दिखा रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रेस्ट और ट्रफ आपको कैसे एज्यूम करना है। जो लाइनें बना रखी हैं वो क्रेस्ट हैं, और जो लाइनों के बीच में जो सेंटर वाले पॉइंट आएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट, ये ट्रफ वाला पॉइंट हो जाएगा, ये ट्रफ वाला पॉइंट हो जाएगा, ये ट्रफ वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर बन रहा है उसे कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर देखिए ग्रीन वाले का क्रेस्ट और रेड वाले का भी क्रेस्ट दोनों साथ में मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ग्रीन वाले का ट्रफ यहाँ पे आएगा तो रेड वाले का ट्रफ भी यहीं पे होगा। फिर अगर आप देखेंगे ग्रीन वाले का क्रेस्ट यहाँ पे मिल रहा है तो रेड वाले का क्रेस्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट साथ में मिल रहे हैं और ट्रफ साथ में मिल रहे हैं, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ऐसा होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। देखिए आपको समझाता हूं। देखिए अगर ये इस तरह से एक वेव आई, मान ले इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, लेटस से ये ग्रीन वाली वेव आई, मान लीजिए ये ग्रीन वाली वेव इस तरह से आ रही है, इस तरह से, और मान लीजिए रेड वाली वेव भी इसी तरह से आए, इस तरह से रेड वाली वेव भी इसी तरह से। तो जहां पे उसका क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट एक साथ मिल रहा है और दोनों का ट्रफ एक साथ मिल रहा है, तो ये दोनों रिजल्टेंट होकर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही हाई, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड, दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्रेस्ट में भी जुड़ जाएगा और ट्रफ में भी जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्रेस्ट, उसी तरह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ट्रफ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पर सेंटर में, और इसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट हो गया। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग बाकी जगह भी ढूंढ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ब्राइट हुआ तो हमने ये बोला कि भाई क्रेस्ट साथ में मिल रहे हैं, ट्रफ साथ में मिल रहे हैं। इसी तरह से देखिए आगे चलें तो जैसे इस वाले ब्राइट के लिए अगर देखें तो इस वाले ब्राइट के लिए अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये वाली लाइन बनेगी। तो यहाँ पे भी अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ग्रीन का क्रेस्ट और रेड का क्रेस्ट दोनों मिल रहे हैं, इसी तरह ग्रीन का क्रेस्ट और रेड का क्रेस्ट यहाँ मिल रहे हैं, ग्रीन का क्रेस्ट और रेड का क्रेस्ट यहाँ मिल रहे हैं। उसी तरह से बीच में यहाँ पे ट्रफ होगा, तो देखिए ये वाला पॉइंट रेड वाले के बीच में आ रहा है तो उसका भी ट्रफ होगा और ग्रीन वाले का भी ट्रफ होगा, तो अगेन यहाँ पर भी मैक्सिमम बनेगा। इसी तरह से नीचे में भी आप देखेंगे तो इसी तरह एक मैक्सिमम बनेगा कि दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं और दोनों के ट्रफ भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मिनिमा में जाएं, देखिए यहाँ पे मिनिमा बन रहा है और यहाँ मिनिमा बन रहा है, तो मिनिमा के लिए इस तरह की लाइनें बनेगी। अब इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, जैसे आप किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए जैसे इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो देखिए इस पॉइंट में क्या हो रहा है, रेड वाले का क्रेस्ट है लेकिन ग्रीन वाले का देखिए क्या हो रहा है, ग्रीन वाले का 2 क्रेस्ट के बीच का पॉइंट है, मतलब ग्रीन वाले का ये ट्रफ है। सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा ग्रीन वाले का यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, लेकिन रेड वाले का क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। उसको मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ आपको। देखिए ग्रीन वाले का इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा होगा, लेटस से ग्रीन वाला वेव मान लीजिए इस तरह से पहुंच रहा होगा, इस तरह से। तो रेड वाला वेव कैसे पहुंच रहा होगा, रेड वाला वेव इस तरह से पहुंच रहा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे नेट क्या हो जाएगा, 0। जबकि सेंटर में क्या हुआ था या किसी भी दूसरे ब्राइट में क्या हुआ था, यहाँ पे अगर रेड वाला इस तरह से पहुंच रहा है, रेड वाला इस ऐसे पहुंच रहा है, तो ग्रीन वाला भी, जो ग्रीन वाला हमने बनाया है वो भी वैसे ही पहुंच रहा था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, कहां पर डार्क बन रहा है जहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और कहां ब्राइट बन रहा है जहां दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप नीचे भी बना सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे
कि ये वाला लाइन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं खास करके कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में ग्रीन का क्रेस्ट हुआ तो रेड वाले का ट्रफ हो गया, यहाँ पे रेड का क्रेस्ट हुआ तो ग्रीन का ट्रफ हो गया। इस तरह से इस पॉइंट में आप पूरा आगे बढ़ेंगे तो हर जगह ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरे स्पेस में होता है, लेकिन जहां पे आप स्क्रीन रखेंगे वहां पे आपको ये ऑब्जर्व होगा। ये आपको ये आपको क्या है, ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटरफेरेंस यहाँ पर होंगे, ये इंटरफेरेंस हर जगह हो रहे होंगे, जहां पर भी आप स्क्रीन रखेंगे वहां पर ये दिखाई देने लगेगा। तो आप जैसे इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से देख पा रहे हैं, जैसे स्क्रीन आप पास लाते जाएंगे तो ब्राइट और डार्क के बीच में दूरी कम होती जाएगी, जैसा आपको इन लाइन में दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये ब्राइट वाली लाइन है, ये डार्क वाली लाइन है, ये ब्राइट वाली लाइन, ये डार्क वाली लाइन, अगेन ये ब्राइट वाली लाइन। तो दूर जब जाते जाएंगे तो ब्राइट और डार्क के बीच का डिफरेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन जब पास आ जाएंगे तो जैसे आप पास आ जाएंगे तो आप देखेंगे डार्क और ब्राइट आपको पास पास मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका एनालिसिस। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं यूजिंग वेव फ्रंट्स कि किस तरह से ब्राइट और डार्क यहाँ पे बन रहे होंगे। तो ये जो ब्राइट और डार्क बनते हैं, इन्हीं को विजुलाइज करने के लिए क्या होता है, जैसे पेन और पेपर में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से डार्क और ब्राइट तो बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक वेव बना देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमको समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया है, देखिए जहां पे ब्राइट था वहां पे हाइट बना दिया, इस तरह से ये हाइट हो गया। जहां पे डार्क था वहां पे ये लो हो गया, है ना। फिर अगेन जहां पे ब्राइट था वहां पे ये हाई हो गया, जहां डार्क है वहां लो हो गया। दूसरी चीज आपको ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आप देखिए जहां डार्क से ब्राइट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ डार्क है तो अगली जगह तुरंत ब्राइट हो गया। डार्क से ब्राइट ये ग्रेजुअली हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटेंसिटी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ इंटेंसिटी है 0 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ 0 से 10 ही होगा, 0 से वो 1 2 3 4 इवन बीच के भी जो 2.5 3.5 होते 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 यहाँ तक ये 10 वाट होने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डायग्राम कि किस तरह से एक सोर्स दो में यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, दोनों सोर्सेस से किस तरह से हमने दोनों वेव फ्रंट्स बनाए हैं। उसके बाद हमने ये विजुलाइज किया है कि अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रहे हैं या ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, जहाँ पे क्रेस्ट एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल जा रहा है वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफिकली उसको विजुलाइज करते हैं कि किस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। और ये तो एक्चुअल पिक्चर है जो वहां पर दिखने वाली है। तो ये तो हो गया इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन। अब क्वांटिटेटिव में चलते हैं और एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि भाई ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस कहाँ बनेंगे। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कभी भी ब्राइट और डार्क के लिए, वो मैंने पहले बता रखा है कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हमको समझ में आना चाहिए। और सुपर पोजिशन के लिए होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आता है पाथ डिफरेंस से। तो जैसे यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये सेंटर है तो सेंटर में S1 और S2 का कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे देखने से ही, आपको देखने से ही एक बार मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ से एक लाइट आ रही होगी, लेटेस्ट से ग्रीन कलर की लाइट आ रही होगी, तो ये यहाँ से इस तरह से आई ये लाइट, और उसी तरह से ये रेड, मैंने ग्रीन और रेड से दिखाने के लिए दोनों लाइट एक ही है, ये रेड वाली लाइट इस तरह से आई। तो दोनों लाइट का क्या होगा, अगर इस सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो आपको ग्रीन और रेड में कोई भी पाथ डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, इस वजह से यहाँ पर ब्राइट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस होगा, लेकिन पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए, जैसे अगर मैं बनाऊं इस वाले में, यहाँ पे अगर ब्राइट बन रहा है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि पाथ डिफरेंस, देखिए यहाँ पे अगर ब्राइट बन रहा है अगेन, तो देखिए यहाँ पाथ डिफरेंस 0 था इसलिए यहाँ पे ब्राइट बना, कहाँ पर, सेंटर पे। दूसरा यहाँ पे अगर ब्राइट बन रहा है मतलब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये हमको समझ में आना चाहिए, लैम्डा के बराबर होना चाहिए, या फेज डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो इसी को काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। और अब मैं आगे चलता हूं, सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको देखिए सिचुएशन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये थोड़ा रियलिस्टिक व्यू है, क्योंकि वो तो हमने इसको समझने के लिए बनाया था, बट एक्चुअल में क्या होता है, पहली चीज जो होती है कि स्लिट और स्क्रीन काफी दूरी पर होते हैं, मतलब स्लिट और स्क्रीन काफी दूरी पर होते हैं, ये पहली बात हो गई। और दूसरा, स्लिट के बीच में जो दूरी होती है S1 S2 ये बहुत ही कम होती है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर करके दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्लिट और स्क्रीन हमने काफी पास पास बनाया था और स्लिट्स के बीच की दूरी भी काफी ज्यादा थी। ये थोड़ा क्या है, डायग्राम बनाने के लिए आसान होता है, इसलिए किताबों में इसी तरह डायग्राम बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है। इसको मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये और भी लंबा बनना चाहिए, लेकिन हमारा
लिमिटेशन है हमारे स्क्रीन साइज का, अदरवाइज ये काफी दूर होता है, काफी लंबा होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी, और स्लिट के बीच की दूरी भी जो होती है आपस में स्लिट की, वो भी काफी कम होती है। ठीक है, सो इसमें ये जो दूरी होती है स्लिट और स्क्रीन के बीच की, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी होती है उसे स्मॉल डी से लिखा जाता है, और ये जो अप्रोक्सीमेशन पहला था कि कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से बहुत ही ज्यादा है, ये हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है। अब लेटस से हम कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं स्क्रीन में, लेटस से ये है पॉइंट P, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर, है ना, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं, और उसके लिए हमको यहाँ पर चाहिए पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस क्या करेंगे, S1 से एक लाइन खींच दी हमने, एक रे ऑफ लाइट S1 से चली गई, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ पे S2 से चली गई। ठीक है, अब ये जो S1 से जो P गया और S2 से P गया, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये मैंने एक और लाइन खींच दी जो बीच से जा रही है, और लेटस से ये एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा। ठीक है, अब ये थीटा और ये लाइन हमने क्यों खींची है हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। देखिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि S1 से जो लाइट गई है P तक और S2 से जो P तक लाइट गई है, तो इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, पाथ डिफरेंस आने वाला है। जैसे अगर मैं सेंटर की बात करूं, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा था, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट P ले लेता तो S1P और S2P दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते। इस वजह से कोई पाथ डिफरेंस नहीं आता, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, और वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा एक्स निकल के आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, S2P, मतलब ये पाथ लेंथ माइनस दिस पाथ लेंथ। तो इस डेल्टा एक्स को हमको सही से कैलकुलेट करना है। तो ऐसा ज्योमेट्री में तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस किया, कैपिटल डी बहुत ज्यादा होता है स्मॉल डी से। और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, देखिए मैं इसको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको। कैपिटल डी जब स्मॉल डी से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें कौन सी, एक तो ये ग्रीन वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, एक तो ये वाली लाइन, दूसरी ये डॉटेड लाइन जो इस तरह से बन रही है, और तीसरी ये रेड वाली लाइन, ये तीनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। आप समझिए, देखिए ये सिचुएशन कैसी थी, इसको मैं पहले लेके चलता हूं। देखिए ये सिचुएशन इस तरह की थी, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइन है, ग्रीन, ये डॉटेड वाली लाइन जो सेंटर से जोड़ी है हमने, और रेड वाली जो नीचे वाले सोर्स से जोड़ी है, ये तीनों लाइन आपको कैसी मिलने वाली है, लगभग पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइन कब होंगी, अगर आपका कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब स्क्रीन जो है वो बहुत ही दूरी पर रखा होगा, और स्लिट के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए S1 से मैं क्या करता हूं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इसके ऊपर। तो S1 से जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अब ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से आगे, ठीक है, इसको मैं पहले बता देता हूँ कि ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, सो दैट इस पॉइंट को मैंने बोल दिया n, और ये है 90 डिग्री। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों क्या है, पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल हैं। और इस वजह से क्या होगा, जब मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आप पाएंगे कि इसके आगे ये जो दूरी होगी, ये दूरी बराबर होगी। मतलब इस डॉटेड लाइन S1N लाइन को अगर आप देखें, तो इस लाइन से आगे ये बराबर दूरी चल रहे हैं ग्रीन और रेड वाले। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कहाँ आने वाला है, यहां पर आने वाला है। तो इसी को हमने यहाँ पे बना रखा है कि ये जो इसमें जो ये एंगल भी क्या हो जाएगा। अच्छा, इस एंगल को सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये एंगल सबसे पहले होने वाला है थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और उसके बाद इसको मैं डिस्कस करता हूँ थीटा क्यों होगा। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा, यही हमारा पाथ डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे ये दोनों बराबर दूरी तय करने वाले हैं। तो ये थीटा क्यों होगा, इसे भी बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब ये इसके नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और चूंकि ये और ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसे क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को क्या लिख दिया, सिंपली S2P माइनस S1P जो था
वो सिंपली ये वाला डिस्टेंस हो गया S2n। अब इस ट्रायंगल में देखिए S1 S2n, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लेंथ है वो d है, कौन सी, S1 से S2 वाली। इसका मतलब S1 से n वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये हो जाएगी d cos थीटा, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी S2n, जो पार्ट डिफरेंस हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये सिंपली हो जाएगा d sin थीटा। तो उसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये हो जाएगा d sin थीटा। तो अल्टीमेटली हमारा जो डेल्टा x हो जाएगा, अल्टीमेटली जो हमारा जो डेल्टा x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d sin थीटा। तो इसी चीज को मैं एक बार से रिपीट करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये सेटअप लिया इस तरह का, जहां पर ये कैपिटल D था डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ये था डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स, और कैपिटल D जो है स्मॉल d से बहुत ही बड़ा था। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, जहां पर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है किसका, S1 से जो लाइट आ रही है और S2 से जो लाइट आ रही है उसका। बीच में हमने एक और लाइन बना दी है ना, सेंटर से इसको जोड़ते हुए, और ये एंगल हो गया थीटा, जो सेंटर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा हो गया। अब हमने इसको जूम, हाँ इसको हमको, अब हमको इसमें क्या चाहिए था, इसमें हमको चाहिए था पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, जो कि क्या है S2p माइनस S1p। तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए और इस अप्रोक्सीमेशन को समझने के लिए हमने इसको जूम किया, और जूम करके देखा कि अगर हम S1 से एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉप करें तो ये 90 डिग्री हो गया, और इस नॉर्मल को मैंने n बोल दिया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हम जिस डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस को सर्च कर रहे हैं वो कौन सा होगा, ये वाला पाथ डिफरेंस होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें ग्रीन और रेड ये लगभग पैरेलल हो जाएंगी, और इस वजह से ये जो डिस्टेंस है ये रेड वाले ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो वही हमारा पाथ डिफरेंस है। तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, d sin थीटा। जैसा आप इस ट्रायंगल में देख पाएंगे, ये अगर d है S1 S2, तो S1 से n वाली जो दूरी हो जाएगी d cos थीटा हो जाएगी, और S2 से n वाली जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी d sin थीटा। तो यही हमारा पाथ डिफरेंस होगा। और इसी पाथ डिफरेंस को लेकर, है ना, इसी पाथ डिफरेंस को लेकर अगला हम लोग डेरिवेशन, आगे का डेरिवेशन देखते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये वापस से हमने डायग्राम बना लिया, और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो d sin थीटा है इसका हम लोग यूज किस तरह से कर सकते हैं। सो हमने ये पाथ डिफरेंस निकाल लिया है, और पाथ डिफरेंस के बेस पे ही यहाँ पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है। सो हमने क्या किया, लेटस से इस वाले पॉइंट को जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, तो यहाँ पे बन रहा था सेंट्रल मैक्सिमा, ये इसको बोल दिया y बराबर 0। सो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है P, इसकी कुछ दूरी होगी, लेटस से इसको मैंने बोल दिया y, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से y ऊपर एक हमने पॉइंट ले रखा है, और यहाँ पे क्या मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा या कोई भी और इंटेंसिटी होगी, इसे एनालाइज किस तरह से कर पाएंगे, तो वो एनालिसिस जो होगा वो होगा बेस्ड ऑन दिस पाथ डिफरेंस। सो अगर इस पॉइंट P पर अगर मैक्सिमा बन रहा होगा, है ना, मैक्सिमा का मतलब होता है वहां पे बन रहा होगा ब्राइट फ्रिंज, वहां पे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ब्राइट फ्रिंज में वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा, दैट शुड बी नेचुरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये होना चाहिए। ठीक है, सो ये होने के लिए देखिए डेल्टा एक्स को हमने सीधा सीधा क्या लिख रखा है, d sin थीटा। तो डेल्टा एक्स हमने निकाला है d sin थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ये हमको ध्यान रखना है। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन आता है, देखिए अगर हम क्लोज विसिनिटी में हैं, मतलब ये जो हमारा प्रिंसिपल लाइन बना हुआ है इसके पास पास ही अगर रहें, स्क्रीन में ज्यादा दूर नहीं जाएं, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल अगर थीटा है। थीटा अगर स्मॉल है तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, देखिए इस ट्रायंगल में ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, हाइट अपॉन बेस, दैट इज y बाई d। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान रखने हैं ना। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन। तो ये अप्रोक्सीमेशंस आपको ध्यान रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये यूज किया कि थीटा अगर स्मॉल है तो आपका साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर y बाई डी लिख देंगे। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d इंटू वाई बाई कैपिटल D, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। सो यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज के लिए y फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा n लैम्डा
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये हमको पहला रिजल्ट मिल गया कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा। इसको हम लोग बक्से में बंद कर लेते हैं। ये हमारा बन गया ब्राइट फ्रिंज। मतलब आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखिए जब भी आप लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट का एक वेवलेंथ होगा लैम्डा, ये सेटअप का कैपिटल डी फिक्स हो जाएगा, स्मॉल डी यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है। तो n की वैल्यू जैसे जैसे 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलते जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रही है, n की वैल्यू शुरू हो रही है 0, 1, 2, 3। तो जो 0 है वहां पर आपको क्या मिलेगा, 0 वाले पे आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। 0 वाले पे आपको मिलेगा, देखिए 0 वाले का जो मतलब है उसका मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा, उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आपको n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं मिनिमा के लिए क्या होने वाला है। तो इसी में अगर हम लोग देखें मिनिमा मतलब जहां पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बन रहा होगा। तो मिनिमा के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो डेल्टा एक्स है, जो पाथ डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो ऑड मल्टीपल को या तो 2n + 1 भी लिख सकते हैं, 2n - 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2m लिख दे रहा हूँ, n की जगह यहाँ पे m लिख दे रहा हूँ, -1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ठीक है, अगर आप 2n + 1, किसी किसी किताब में 2n + 1 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 2m - 1 लिखा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2m - 1 लिख रहे हैं ऑड नंबर को, तो यहाँ पर जो m है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, m स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर आप 2n + 1 लिखेंगे तो वहां पे n जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे m को आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा x पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। जहां जहां पर होगा वहां पर मिनिमा बनने वाला है। तो डेल्टा x की जो वैल्यू निकाली थी हमने dy बाई डी, इसको वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज dy बाई डी एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2m - 1/2 इंटू लैम्डा, इस तरह से कर सकते हैं। और जो y हमको मिलेगा फाइनली, y फॉर डार्क फ्रिंजेस। सो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो y मिलेगा वो हो जाएगा 2m - 1/2, ये हो गया, दैट इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, m की वैल्यूज आप डालते जाएंगे। जैसा m की वैल्यू 1, 2, 3, तो m 1 डालेंगे तो पहला जो डार्क मिलेगा, है ना, 2 डालेंगे तो दूसरा डार्क मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे n या m जो है वो ऑर्डर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बता रहे हैं। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। n आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, n जैसे यहाँ पे n बता रहा है, n बता रहा है ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बता रहा है, और m बता रहा है ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज। ऑर्डर बोलने का मतलब कौन से नंबर का ब्राइट फ्रिंज है या कौन से नंबर का डार्क फ्रिंज है। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे और ये फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा। ठीक है, इसी में एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो वो मैं भी डिस्कस करता हूं कि फ्रिंज विड्थ हम लोग किसे कहते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं यहां से। सो जो दूसरा टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो था फ्रिंज विड्थ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से। तो देखिए फ्रिंज विड्थ समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। देखिए ये हमारा स्लिट था, यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक स्लिट, ये दूसरी स्लिट बनी हुई है, और ये हमारा पोजीशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये देखिए, ठीक है, सो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा को मैं कुछ इस तरह से बना दिया। ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर ये हो गया डार्क, मतलब ये आपको डार्क फ्रिंज मिल गई। उसके नीचे भी उतनी दूरी पे आपको ये डार्क फ्रिंज मिली। उसके बाद फिर आपको मिला यहाँ पर फिर ब्राइट, फिर अगेन आपको क्या मिला, फिर अगेन डार्क मिला, और फिर आपको क्या मिला, ब्राइट मिला।
फिर नीचे में उसी तरह से यहाँ पे ब्राइट, और फिर उसी तरह से आपको क्या मिला, डार्क मिला। सो ये यहाँ पे फिर ब्राइट मिलने के बाद अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन आपको यहाँ पे डार्क मिलने वाला है। सो सेंटर से जो कोई भी दूरी होती है, जैसे ब्राइट फ्रिंज की जो दूरी होगी वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। लेकिन फ्रिंज विड्थ ये क्या होता है, तो देखिए यहां से कोई भी आप दो फ्रिंजेस जैसे ये आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रहा है, ये ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रहा है, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होगी, अलग कलर से बनाता हूं, देखिए इस वाले ब्राइट और इस वाले ब्राइट के बीच में जो दूरी होगी, है ना, ये वाली दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा या फ्रिंज विड्थ। ये सेम चीज हम लोग किसी दो डार्क के लिए भी वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहीं भी कोई भी दो डार्क फ्रिंज एडजेसेंट आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पर दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस ले लिए इस तरह, तो ये भी क्या होगा, बीटा ही होगा। उसको मैं थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देता हूं। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? इट इज डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ये आपको ध्यान रखना है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब एडजेसेंट डार्क या एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस अगर आप निकालेंगे तो वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो वो कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। सो हमने पहले ही पोजीशन निकाल के रखा है कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे होगा, डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं दो ब्राइट के बीच का निकालना चाहूँ डिस्टेंस, तो मान लीजिए जैसे ये पहला ब्राइट था तो ये दूसरा ब्राइट था, तो पहले और दूसरे, क्योंकि ये जीरोथ कहलाएगा सेंटर वाला, तो पहला और दूसरे ब्राइट के बीच का जो दूरी है वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेटर से 10वां 11वां के बीच में भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर हम क्या निकालेंगे, n और n+1 के बीच का निकालेंगे। सो ब्राइट फ्रिंज वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मैं बीटा अगर लिखने जाऊं तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा y ब्राइट फ्रिंज कौन सा निकालेंगे हम लोग, n+1 वाला, उसका पोजीशन y पोजीशन माइनस y ऑफ n, ये है ना y कोऑर्डिनेट ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज, और ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। दोनों का बीच का जो y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही तो हमको फ्रिंज विड्थ देने वाला है। सो वो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये होगा n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये होगा n लैम्डा डी बाई डी, इस वाले के लिए n हो जाएगा, n और n कट जाएंगे तो ये अल्टीमेटली निकल के आएगा लैम्डा डी बाई डी, ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ, ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो ये मैंने ब्राइट के लिए किया, आप डार्क के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, अगेन आपको यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये आप करके खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हमने फ्रिंज विड्थ डिस्कस किया यहाँ पे, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ये क्या चीज होती है। सो एंगुलर विड्थ समझना ये भी काफी आसान है। देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए यहां से कोई भी आप फ्रिंज ले लीजिए, जैसे ये ब्राइट और ये ब्राइट, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये इस फ्रिंज का विड्थ है। लेकिन इसका एंगुलर विड्थ कैसे मेजर करेंगे, तो हम मानेंगे कि हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे और यहां से दो एडजेसेंट ब्राइट इस वाले पॉइंट पर, है ना, जो एंगल बनाएंगे, तो लेट अस से ये एंगल अगर बन रहा है अल्फा, तो यही कहलाता है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से लिख देते हैं। सो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, तो हमको ये मालूम है ये दूरी बहुत ज्यादा होती है, d इज मच ग्रेटर, तो अल्फा बहुत ही स्मॉल होने वाला है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई d कर देंगे। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये हमको पहले मालूम है, दिस डिस्टेंस इज d, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली दिस विल बी बीटा बाई d कर देंगे, तो ये हमारा एंगुलर विड्थ आ जाएगा। तो बीटा कितना होता है, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d एंड दैट डिवाइडेड बाई कैपिटल D, इसमें कैपिटल D को कैंसिल कर देंगे। सो फ्रिंज विड्थ, सॉरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये निकल के आएगा लैम्डा बाई स्मॉल d, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस विल बी कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ठीक, तो आगे चलते हैं और इस पे बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं।
सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, तो ये हमको दे दिया यहाँ पर लैम्डा दे दिया है ना। इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm। मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फ्रिंज विड्थ है बीटा 1 वो कितना है, दैट इज सिंपली गिवन टू बी 8.1 mm, ये दिया हुआ है आपको। अ सेकंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विच इन विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। मतलब दूसरे केस में जो बीटा 2 है वो दिया हुआ है 7.2 mm। हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट। तो ये वाले का तो लैम्डा 1 इसको बोल देता हूँ, लैम्डा 1 आपको दिया है 630, तो इस वाले में जो लैम्डा 2 जो यूज हुआ है वो कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। सो क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखिए बीटा क्या होता है, इट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब चूंकि हमने सेटअप सेम रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डी है मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स, ये कम ज्यादा नहीं हो रही है। इसका मतलब बीटा विल बी सिंपली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। और इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे बीटा 1 बाई बीटा 2 बराबर सिंपली क्या लिख पाएंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए बीटा 1 है कौन सा, जब 8.1 था तो ये है 8.1, बीटा 2 दिया हुआ है 7.2, लैम्डा 1 दिया है 630 एंड दैट डिवाइडेड बाय, जब दूसरी लाइट यूज की गई वो हमको पता नहीं है, लैम्डा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 560 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे हमको गिवन है a double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom, the slits are apart। तो आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, आपको दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो ये आपको दे दिया कैपिटल डी। ओके, द कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा इन रेडियन। सो जो 10th और दूसरा सेपरेशन ऑफ 2 एडजेसेंट मिनिमा। तो देखिए सेपरेशन ऑफ 2 एडजेसेंट मिनिमा, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या पूछ रहा है आपको, बीटा विच इज फ्रिंज विड्थ। पहले वाले में देखिए 10th मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है। देखिए एंगुलर पोजीशन किस तरह से होता है, ये आपका स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा इस तरह से यहां पर कौन सा होगा, 10th मैक्सिमा होगा। सो जब हम यहां पर इसका एंगुलर पोजीशन निकालेंगे तो एंगुलर पोजीशन बोलने का मतलब ये वाला होगा अल्फा 10th वाले का एंगुलर पोजीशन अगर निकालने जाएं तो हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा कि भाई ये दूरी कितनी है, दिस डिस्टेंस y फॉर, तो ये y BF 10th डार्क फ्रिंज का हमको ये y निकालना है एंड दैट डिवाइडेड बाय d करेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि हम बहुत ही पास पास देखते हैं, इसका मतलब ये जो y है ये क्या होने वाला है, बहुत ही छोटा होने वाला है। मतलब बीटा भी बहुत छोटा होता है और हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है 10th जो है बहुत ही कम ऑर्डर का मैक्सिमा है, तो वो क्या रहेगा आपके जो सेंटर के बिल्कुल पास रहेगा। कुल मिलाकर अल्फा जो रहेगा बहुत ही छोटा आने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में ये जो tan थीटा होगा है ना, हम लोग पहला वाला अगर सॉल्व कर रहे हैं, tan थीटा को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली थीटा लिख सकते हैं। सो tan थीटा इस वाले केस में क्या होगा, y फॉर ब्राइट फ्रिंज 10 दैट डिवाइडेड बाई d कर देंगे और वही आपका थीटा हो जाएगा। सो देखिए y क्या होता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, वो होता है n लैम्डा d बाई d एंड दैट डिवाइडेड बाई n लैम्डा d बाई स्मॉल d एंड दैट डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, कैपिटल d करना है। तो देखिए कैपिटल d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा n लैम्डा बाई स्मॉल d। वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, सो थीटा बराबर होगा n की जगह क्या डालना है, 10th ब्राइट की बात हो रही है, दैट इनटू लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा इज गिवन टू बी 6000 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 6000 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। देन दैट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये सारा कुछ आ चुका है मीटर में। सो दिस विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। तो ये हमारा आंसर होगा पहले पार्ट के लिए। इसी तरह अगर दूसरे पार्ट के लिए जाएं, सो दूसरे पार्ट में तो सिंपली हमको बीटा निकालना था जैसे हमने डिस्कस किया, एंड बीटा इज नथिंग बट लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
सो वैल्यूज डाल देते हैं। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6000 10 टू द पावर -10, ये मीटर में कर दिया। कैपिटल डी है 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी है हमारा कितना, स्मॉल डी इज 0.1 सेंटीमीटर। सो उसे लिखा जा सकता है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर, देखिए इसको काटेंगे तो सॉरी यहाँ पे ये -3 नहीं होगा, देखिए ये होगा -2 है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो -2 होगा। तो ये कुल मिलाकर -3 हो जाएगा, 10 टू द -3। 10 टू द -3 को इसके साथ काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 10 टू द -3 -7 से हो जाएगा -7। -7 के साथ ये +3 जाएगा तो -4 मीटर हो जाएगा। या -3 को 10 टू द -3 को अलग कर देंगे तो इसको लिखा जा सकता है 0.6 mm। तो ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम डबल स्लिट। इसका मतलब ये 1 मीटर जो है वो क्या है आपका कैपिटल डी। सेपरेशन दिया है 0.12 mm, तो ये है स्मॉल डी है ना, इसको mm यहीं लिख देते हैं, ये 0.12 mm है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले में पुट करने वाला है। तो अगर मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूं तो हमें y ऑफ डार्क फ्रिंज कौन सा, थर्ड, ये निकालना है। तो डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2m-1/2 इंटू लैम्डा डी बाई डी। बस वैल्यूज पुट करना है। m यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा 6000 10 टू द पावर -10 इंटू डी, कैपिटल डी दिया है 1 मीटर एंड दैट डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.12 mm, तो ये हो जाएगा 0.12 10 टू द पावर -3। इस वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.25 सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू इतनी निकल के आएगी। इसी तरह से अगर मैं y फॉर ब्राइट फ्रिंज, कौन सा, थर्ड वाला ब्राइट फ्रिंज अगर सर्च करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी। अब n की जगह सिंपली आपको क्या करना है, 3 पुट कर देना है, इंटू लैम्डा पुट करेंगे 6000 10 टू द पावर -10 इंटू कैपिटल डी इज 1, स्मॉल डी पुट कर देंगे, अगेन सेम है 12 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो वैल्यू है ये मैंने मीटर में रखा है, ये भी मीटर में रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 slits are illuminated by light of wavelength इतना 5890 angstrom and the distance between fringes obtained on the screen is 0.2 degree. The whole apparatus is immersed in water, then find the angular fringe width, है ना, अगर आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो ये आपको दिया है क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया है विच इज 0.2 डिग्री। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है, देखिए जो फ्रिंज विड्थ होता है जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं वो होता है लैम्डा बाई डी। सो लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डी इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो एक सेटअप है जिसमें कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो रही है और कुछ उसमें मतलब स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है। तो जैसे ही आप इस पूरे सेटअप को अगर आप इमर्स कर देंगे वाटर में तो क्या होने वाला है, जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा और उसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या चेंज हो जाएगा, आपका एंगुलर विड्थ चेंज हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अल्फा है, जैसे मैं एयर की बात करूं तो अल्फा जो एयर का आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर बाई डी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसकी, अल्फा वाटर की, तो वो हो जाएगा लैम्डा वाटर डिवाइडेड बाई डी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अल्फा ए बाई अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई लैम्डा डब्ल्यू। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है, देखिए अल्फा ए बाई क्या था, अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई। अब देखिए लैम्डा डब्ल्यू क्या होगा, लैम्डा डब्ल्यू विल बी लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि लैम्डा डब्ल्यू वेवलेंथ इन वाटर इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पर
लैम्डा डब्ल्यू की जगह हम लोग पुट कर देंगे लैम्डा ए डिवाइडेड बाई म्यू। तो आप देखेंगे ये लैम्डा ए कैंसिल हो जाएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली म्यू। सो अल्फा डब्ल्यू अगर निकालना है तो वो हो जाएगा अल्फा एयर अपॉन म्यू। अल्फा एयर आपको दिया है 0.12 और म्यू दिया हुआ है 4/3 है ना, 0.2 दिया था, ठीक है। सो ये हमको दिया हुआ था सिंपली 0.2 दिया था, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 0.2, ये करेंगे ये निकल के आएगा 0.15 डिग्री। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने वापस से वही डायग्राम ले रखा है जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए शुरू में हमने यूज किया था, और अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो ये इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, अभी तो हमने ब्राइट और डार्क डिस्कस किया, लेकिन आपको मालूम है कि कहीं पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, और ग्रेजुअल वेरिएशन होता है इंटेंसिटी में, तो वो कहाँ पर कितना होने वाला है उसे देखते हैं। सो ये जो इंटेंसिटी वाला ग्राफ है, देखिए ये जो ग्राफ हमने बना रखा है इंटेंसिटी के लिए, इसे अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखिए इसको मैं पहले इसको रोटेट कर देता हूं इस तरह से, सो दैट हमको बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। देखिए ये, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी का, ठीक है। इस ग्राफ को समझने के लिए इसको हमने पहले ही समझ रखा है किस तरह से कि भाई ये मैक्सिमा वाला है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे बना लेता हूँ। लेटर से ये हो गया, मतलब ये वाई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वाई में कितना इंटेंसिटी मिलना, तो ये वाई के हिसाब से इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी, मतलब ये है हमारा वाई जो यहाँ पर था। देखिए स्क्रीन के डायरेक्शन में हमारा वाई था, ये वाई डायरेक्शन था, और यहाँ पे हमारा क्या है, इंटेंसिटी है, यहाँ पे है इंटेंसिटी। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट लेटस से यहाँ से हम कुछ वाई दूरी पर, देखिए इस इंटेंसिटी की खासियत क्या है, ये सिमेट्रिकल है, मतलब जो इस एक्सिस के ऊपर जो नजारा है वही सेम नीचे है ना, बिल्कुल ये क्या है, सिमेट्रिकल है ना, जैसे इवन फंक्शन होता है वैसा है। तो हम चाहे तो इधर लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में अगर जो एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वाई दूरी जाकर जो इंटेंसिटी मुझे मिलेगी इस पॉइंट पर, ये वाली इंटेंसिटी, वही सेम इधर लेफ्ट साइड में जाने पर मिलेगी मुझे, मतलब उतना ही वाई इधर जाऊंगा तो वही सेम मिलने वाला है। तो कोई भी एक तरफ के लिए आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में जाएगा। तो लेटस से वाई दूरी पर यहाँ पे क्या इंटेंसिटी होगी अगर मुझे निकालना है, एक जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है। सो एम्पलीट्यूड जो होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है किसी भी पॉइंट पर, वो होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये हमको मालूम है, ये हम लोग एम्पलीट्यूड करके निकालते हैं। तो ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये होता है इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ड्यू टू टू इंटरफेरिंग वेव्स। अगर इसे स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी देखिए हमें ये मालूम है कि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इस वाले को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। इसमें डेल्टा फाई आपको ध्यान रखना है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। जैसे कोई भी एक पॉइंट आप सर्च करें, जैसे ये एक पॉइंट है, जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं, जैसे ये एक पॉइंट था, तो यहाँ पे ना ये ब्राइट बन रहा था ना डार्क बन रहा था, और इस पॉइंट पर दो वेव्स आ रही हैं अलग अलग, एक यहाँ से आ रही होगी है ना, एक वेव इधर से आ रही है और एक वेव यहाँ से आ रही है, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई।
तो ये तो होता है फॉर्मूला अगर इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए आपका I1 बराबर I2 बराबर I0 अगर ये दिया है क्वेश्चन में, मतलब दोनों स्लिट्स बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों की वजह से इंटेंसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो होगा I0 प्लस I0 प्लस 2। देखिए रूट आई नॉट मिलकर क्या हो जाएगा, अगेन I0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सो आई जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट विल बी 2I0। देखिए 2I0 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा। और देखिए 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। देखिए हमको फॉर्मूला मिला है, आई बराबर मिला है 2I0, और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये हमको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फाइनली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया दिस इज 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली याद रखना है। किसी भी गिवन पॉइंट पर इस तरह से आप इंटेंसिटी लिख सकते हैं, जिसमें से I0 जो है वो इंटेंसिटी ड्यू टू वन सोर्स है, डेल्टा फाई क्या है, उस पॉइंट पर फेज डिफरेंस है ड्यू टू बोथ द सोर्सेस, और ये I जो है उस जगह पर फाइनल इंटेंसिटी है। सो अगेन इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा फाई को क्या लिखा जा सकता है, देखिए डेल्टा फाई जो होता है फेज डिफरेंस, उसे हमने पहले लिखा है इट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमको मालूम है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, तो इसे लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा, और इसे लिखते हैं हम लोग क्या, डी साइन थीटा। तो अगेन आप डेल्टा फाई को लिख पाएंगे, देखिए 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स को हमने डी साइन थीटा लिखा था, तो डी और साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, वाई बाई कैपिटल डी। सो दिस विल बिकम 2 पाई डी वाई बाई लैम्डा कैपिटल डी, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई बाई 2 यहां से लिखा जा सकता है। देखिए डेल्टा फाई बाई 2 क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग डेल्टा फाई बाई 2 को लिख देंगे पाई डी वाई बाई लैम्डा डी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हैं डेल्टा फाई बाई 2 की जगह, और आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। देखिए आप y डालते जाएंगे, मतलब अलग अलग पोजीशन के हिसाब से आप y इनपुट करेंगे। देखिए बाकी पाई डी लैम्डा डी ये सारी चीजें फिक्स है, तो आप अलग अलग पोजीशन में जैसे जैसे y के लिए इनपुट डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसे यहाँ पे फिट करेंगे, है ना। चाहे तो आप इसको, मैं इसको फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इसको अलग कलर में लिख देता हूँ। देखिए i बराबर फाइनली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 4I0 कॉस स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म आएगा पाई डी वाई बाई लैम्डा डी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। दिस विल बी फाइनल फॉर्मूला कि y आप इनपुट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमको दिया है फाइंड नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा क्वेश्चन है। सो सबसे पहली बात, सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी कितनी होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा में देखिए अगर हम लोग बात करें सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा में डेल्टा फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो उस वजह से जो आपका I होगा किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, वो क्या होगा 4I0 कॉस स्क्वायर 0। तो कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, 4I0। बल्कि ये सेंट्रल मैक्सिमा ही नहीं, हर ब्राइट फ्रिंज की यही इंटेंसिटी होगी 4I0। इसमें समझने वाली बात यह है कि एक अगर लाइट जल रही है, एक स्लिट अगर चालू है तो इंटेंसिटी होगी I0। एक स्लिट को बंद करके दूसरे स्लिट को अगर चालू किया जाए तो उसकी वजह से इंटेंसिटी होगी I0। अगर दोनों स्लिट को एक साथ चालू कर दिया जाए तो ब्राइट जहां पर बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी होगी 4I0, और जहां पर डार्क फ्रिंज बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी होगी 0। तो ये वेरिएशन होगा। ये जनरल बातें मैंने कर दी यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से
अगर हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पर आपका क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी हाफ हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। तो इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा के हाफ होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए वो 4I0/2 होना चाहिए। 4I0/2 ये वहां की इंटेंसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4I0 cos स्क्वायर, और ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई dy/λ डी। सो यहाँ से देखिए 4I0 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर ये पूरा टर्म पाई dy/λ डी, ये कितना हो जाएगा 1/2, या cos ऑफ पाई dy/λ डी ये हो जाएगा 1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही हम कम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग पहला वाला एंगल ढूंढेंगे जिस पे 1/√2 हो जाता है, तो वो होगा क्या 1/√2 कहाँ पर होता है, होता है cos 45 या पाई/4 पर। तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ ये हो जाएगा पाई dy/λ डी को लिखा जा सकता है पाई/4, और यहां से हम लोग लिख पाएंगे y बराबर, पाई तो कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी डालेंगे तो वो y का वैल्यू आ जाएगा जहां पर इंटेंसिटी हाफ ऑफ सेंटर मैक्सिमम होगा।